कैसा था मुगल हरम, क्या क्या होता था वहां। मुगलों ने अपने हरम में दुनिया भर की सुविधाएं जुटा रखी थीं। यहाँ रहने वाली औरतों को कपड़े गहनों से लाद दिया जाता, लेकिन जरा सी चूक उनको दुश्मन बना देती थी बादशाह की नजर में। वहां पहले से ही इतने रंग, इतनी चमक, इतनी सुगंध और इतनी खूबसूरती फैली थी कि कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी जब दासी ने खबर दी कि जहां पनाह इधर को आ रहे हैं, तो दर्जनों दासियां इधर उधर दौड़ने भागने लगी। रंगों में और रंग भरा जाने लगा, कुछ और खुशबू बिखेर दी गई वहां, मादक सी। खूबसूरत चेहरों के बीच में से कुछ और खूबसूरत चेहरे आगे आकर खड़े हो गए। जब बादशाह ने शयनगाह में कदम रखा तो लग रहा था कि किसी उत्सव की तैयारी है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अगल बगल से दो दासियों ने आकर बादशाह के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कुछ दासियां लगातार पंखा झल रही थीं, लेकिन फिर भी कुछ गर्मी थी। महारानी की निगाहें थोड़ा हिली और तुरंत केवड़ा जल, सुगंधित तेल और गुलाब जल हाजिर हो गया। बादशाह शान से एक आसन पर बैठ गए। उनके बगल में बैठी उस कक्ष की सबसे ताकतवर महिला यानी रानी और उनके चारों ओर कम उम्र की लड़कियों, युवतियों का जमावड़ा। खुशबूदार जल और तेल से बादशाह की मालिश होने लगी ताकि गर्मी काफूर हो जाए और वो खुद को ज्यादा तरोताजा महसूस कर सकें। संगीत की धुन छेड़ दी गई और रानी खुद अपने हाथों से जाम बनाकर बादशाह को पिलाने लगी। इस माहौल और सोहबत ने औरतों को भी शराब का तलबगार बना दिया था, तो जाम रानी के लिए भी बनाया गया। पीने पिलाने का ये दौर तब तक चला जब तक कि बादशाह को बिस्तर पर जाने की इच्छा न हुई। लेकिन बादशाह के साथ बिस्तर पर कौन होगा, ये फैसला होना अभी बाकी था। जहांगीर के वक्त में भारत आए डच कारोबारी फ्रांसिस्को पेलसाट ने जो लिखा है उसके मुताबिक हो सकता है कि रानी के बजाय जहां पनाह को उस घड़ी उनकी कोई कमसिन दासी भा जाए। ऐसा हुआ तो उस रात बादशाह के साथ दासी होगी, लेकिन इसके बावजूद रानी को हक नहीं कि वो कोई नाखुशी जाहिर कर सकें। उन्हें उतना ही खुश दिखना पड़ेगा जितना कि बादशाह के आने पर हुई थी। अब ये अलग बात है कि इस रात के बाद रानी से उनका बिस्तर छीनने वाली दासी महल में दोबारा नहीं दिखेगी। बादशाह अकबर के दूध भाई थे मिर्जा अजीज कोका। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक आदमी को 4 औरतों से शादी करनी चाहिए। एक फारसी पत्नी हो जिससे बात और मोहब्बत की जा सके, दूसरी हो खुरासानी घर के काम के लिए, पति की देखभाल के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए चाहिए एक हिंदू महिला। चौथी पत्नी मावर उन नाहर यानी मध्य एशिया की होनी चाहिए, जो बाकी तीनों को काबू में करके रख सके। मध्यकाल की ये सोच बताती है उस दौर में महिलाओं की स्थिति के बारे में, और जब बात आती है मुगलों के हरम की तो फिर ये सोच भी टूट जाती है। वहां न कोई संख्या मायने रखती है और न कोई इलाका। मुगलों का हरम एक छोटे शहर जैसा हुआ करता था। यहाँ विभिन्न क्षेत्र, धर्म, भाषा और संस्कृति से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं रहती, पर हरम में आने के बाद उन सभी को कड़ी पर्दा प्रथा का पालन करना होता। उनके कक्ष में केवल बादशाह को जाने की अनुमति होती थी। यहाँ तक कि जवान होते बेटे भी बादशाह के हरम में दाखिल नहीं हो सकते थे। एक बार जो महिला शाही हरम में दाखिल हो गई, उसे फिर अपनी पूरी उम्र कड़ी सुरक्षा और 4 दीवारी के बीच ही गुजारनी पड़ती। कहते भी थे कि यहाँ आते डोली में हैं और जाते हैं अर्थी में। बदले में बादशाह की ओर से हरम में हर तरह की सुविधाएं दी जाती। यहाँ के लिए अलग से अफसर नियुक्त किए जाते। उन्हें नज़ीर महल, नज़ीर मशकुयाह और ख्वाजा सारा कहा जाता। ज़रूरी सामानों के बंदोबस्त के लिए मीरे सामान और खाने सामान होते। रानी पटरानियों को बस हुक्म करने की देर होती थी, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती। एक एक रानी की देखभाल के लिए दर्जनों दासियां होती, कई बार सैकड़ों भी, और यूं हरम में महिलाओं की संख्या गिनती के बाहर निकल जाती। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के हरम में 5000 से ज़्यादा औरतें थीं। इनमें से कुछ 100 के साथ ही शारीरिक संबंध थे अकबर के। बाकी सारी औरतें हरम की व्यवस्था में लगाई गई थीं, लेकिन इन सबको भी उतने ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था जितना कि किसी रानी को। मुगल हरम की सबसे खास बात थी इसका आर्किटेक्चर। महल के नीचे अंडरग्राउंड कमरों, गलियारों और सीढ़ियों का पूरा जाल बिछा होता था। इनके जरिए हरम में रहने वाली औरतें किसी की नज़र में आए बिना महल के किसी भी कोने में जा सकती थीं। वैसे इनका सबसे असरदार इस्तेमाल था निगरानी में। अंडरग्राउंड रास्तों के जरिए हरम के किसी भी हिस्से में पहुंचा जा सकता था। बादशाह भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते और कई बार अचानक से किसी रानी के कक्ष में जा धमकते। वैसे तो रानी खुशी होती थी बादशाह को अपने सामने देखकर, क्योंकि ऐसा मौका कोई बार बार नहीं आता था।
कई महिलाओं को तो अपने जीवन में कुछ एक बार ही बादशाह को देखना नसीब होता था, और जो उनके साथ रात बिता सकीं उनकी संख्या तो और सीमित रही। लेकिन यूं अचानक आ जाना एक तरीका भी था हरम की व्यवस्था को जांचने का। बादशाह ही वो इकलौता शख्स था जो औरतों के बीच कहीं भी किसी भी समय अचानक प्रकट हो सकता था, वरना हरम के अंदर और बाहर दो अलग दुनिया बसती थी, और ये अलग ही रहें इसके लिए कई चरणों की सुरक्षा व्यवस्था थी। अंदर की दुनिया की कमान पूरी तरह औरतों के हाथ में थी और बाहर की जिम्मेदारी थी बादशाह के वफादारों पर। इन दोनों में तालमेल की गुंजाइश बनी रहे इसके लिए कुछ हिजड़े रखे जाते थे। बस ये हिजड़े ही थे जो दोनों तरफ की चीजें देख सकते थे, पर उन्हें भी खुली छूट नहीं मिली थी हरम में घूमने की। इतनी बंदिश और इतनी सुरक्षा के बावजूद कुछ चूक तो हो ही जाया करती थी। अब जिस रानी का दिल बादशाह ने रात में जला दिया, उसकी जगह दासी को पसंद कर लिया, वो कुछ तो करेगी। पर हरम में तयशुदा चीजों से अलग कुछ और करने का मतलब होता था कड़ी सजा, कई बार मौत। ऐसी सजाएं सरेआम नहीं दी जाती थी। हरम की हर बात राज रहनी चाहिए थी, सजा भी। अगर जनान खाना की किसी महिला के कदम बहके या किसी ने उस वर्जित क्षेत्र में जाने की जरूरत की तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता। इसके लिए अंडरग्राउंड फांसी घर था और लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गहरा कुआं। सैकड़ों महिलाओं के बीच कोई कम हुआ ये हिसाब कौन रखता वहां। कहते हैं कि हरम के नीचे इन तहखानों में ही मुगल अपनी दौलत छिपा कर रखते थे, लेकिन उनकी असली दौलत तो इन तहखानों के ऊपर कमरों में भी थी, जिसके लिए दुनिया भर के इंतजाम कर रखे थे उन्होंने।